Hello and welcome to SSG Only. So today's topic is the sense of collective belongingness. ये लास्ट टॉपिक है तो इसको बहुत ही अच्छे से समझना है और ये नेग्लेक्टेड पोर्शन में आता है, लेकिन सीबीएसई इससे डायरेक्टली क्वेश्चन को पूछ लेता है। अब ये जो कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस है मींस एक साथ का यहाँ पे जो कि इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है सभी लोग इसको एक साथ देख रहे हैं, ये कैसे इमर्ज हुआ, तो आपको ये चीज समझनी है। सो नेशनलिज्म के अंडर में एक चीज हमने अभी तक पढ़ते हुए आए हैं कि ये नेशनलिज्म जो चीज है वो यहाँ पे लोगों को यूनाइट करके रखती है, दैट मीन्स वो बाइंड करती है पीपल को, एक साथ रोक के रखती है। अब क्वेश्चन आता है कि जब रोक के रखती है यहाँ पे, जब एक साथ बाइंड करके रखती है तो उसके पीछे की फोर्स क्या है। फोर्स जो है बच्चे यहाँ पे सर एक कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस है। अब ये कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस कैसे एमर्ज होती है, तो सिंपली अगर नेशनलिज्म की बात करेंगे तो आपको पता है कि एक कल्चरल प्रोसेस है, कहीं ना कहीं कल्चर सभी लोगों के इंटरकनेक्टेड है, रिलेटेड है। हिस्ट्री और फिक्शन इनको जोड़ती है। फोल्कलोर और दी सॉन्ग्स जो पुराने यहाँ पे किस्से कहानियां हो गए, ट्राइबल एरियाज में हो गए, लोकल एरियाज में हो गए, यहाँ पे आइसोलेटेड एरियाज में हो गए, सर वो किस्से कहानियां। और पॉपुलर प्रिंट्स और दी सिंबल्स, क्योंकि इस तरीके से जो प्रिंट आ चुका था यहाँ पे वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रहा था। इन 20th सेंचुरी की अगर बात करेंगे तो इंडिया को जो एलिगोरी का कॉन्सेप्ट था वो इंडिया में भी अप्लाई किया गया और इंडिया को एक रिलेट कर दिया गया भारत माता से कि हमारी जो माता है दैट इज इन द डेंजर, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमको कंट्रोल करके रखा है और हमको उनको प्रोटेक्ट करना है। तो ऐसे में जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, चटर्जी नहीं है, काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो प्लीज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने फर्स्ट क्रिएट की थी भारत माता की इमेज। और इतना ही नहीं, 1870s में इन्होंने बहुत ही फेमस वंदे मातरम को भी यहाँ पे लिखा था, दैट इज जो डिवोट कर रही थी एक हिम टू दी मदरलैंड, जो कि भारत माता का कॉन्सेप्ट आया था। लेटर इसको ऐड किया था यहाँ पे अपने नोवेल में आनंद मठ, और इसको हम स्वदेशी मूवमेंट जो 1905 में स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे काफी ज्यादा यहाँ पे वाइडली संग किया गया था वंदे मातरम, और ये काफी एक फेमस यहाँ पे हिम है जो आज भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। अब इसमें अबिंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो नेक्स्ट आते हैं। स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे ही इन्होंने भारत माता को यहाँ पे इमेज को पेंट किया था। अभी हम देखेंगे इमेज को तो हमको और एक क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। और उस टाइम पे इनको ये रिलेट किया था कि ये एक एस्थेटिक फिगर है, काफी काम है, कंपोज्ड है, डिविनिटी है, और स्पिरिचुअल एलिमेंट को यहाँ पे रिलेट करवाया गया है। लेटर बच्चे यहाँ पे ये जो भारत माता का कॉन्सेप्ट था इसमें अलग अलग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को एड ऑन करते गए। पॉपुलर प्रिंट्स में यहाँ पे अलग अलग आर्टिस्ट ने उनको प्रिंट किया और दिखाया कि यहाँ पे किस तरीके से जो यहाँ पे मदर है दैट इज भारत माता का जो कॉन्सेप्ट है उसकी जो इमेजेस है वो अलग अलग आर्टिस्ट ने पोर्ट्रे की है, और कहीं उसमें डेंजर में दिखाया है, कहीं वो चेन्स में बंधी है, और ये सब चीज की यहाँ पे हमको इंडिपेंडेंस चाहिए, ये चीज रिलेट कर रही थी यहाँ पे। नेक्स्ट आता है बच्चे आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म थ्रू द इंडियन फोल्कलोर। अब ये फोल्कलोर को सिंपली आप समझो किससे कहानियां। तो लेट 19 सेंचुरी अगर हम इंडिया की बात करेंगे, लेट 19 सेंचुरी आप समझ रहे हो हम 1880s के बाद की बात कर रहे हैं। तो जो फोल्क टेल्स थी बच्चे यहाँ पे, जो बार्ड्स थे, बार्ड्स क्या करते हैं यहाँ पे, स्टोरी टेलर्स होते हैं, वो जगह जगह जाते हैं यहाँ पे, तो किससे कहानियों के थ्रू वो स्टोरीज को यहाँ पे सुनाते हैं। दैट मीन्स ये जो बार्ड्स थे सर वो विलेजेस को टूर करते थे और जितने भी लोकल फोल्क सॉन्ग्स थे, जो लेजेंड्स थे, उनको कलेक्ट करते थे और इसके थ्रू वो अवेयरनेस को जनरेट करते थे। उनका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे नेशनलिज्म में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बच्चे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स ये फोल्क लोर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम इसको डेडिकेटली पढ़ रहे हैं सर, किससे कहानियां होंगी होंगी। ये बच्चे यहाँ पे एक ट्रू पिक्चर प्रोवाइड करवाते हैं हमारे ट्रेडिशनल कल्चर का, वो कल्चर जो लोकल कल्चर है। सर नॉर्मली हम यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़ा बड़ा कल्चर होता है, बड़ा इन द सेंस कि जो यहाँ पे काफी पॉपुलर होता है कल्चर, उसको तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन अभी भी लोकल ट्रेडिशंस कस्टम्स कुछ ऐसे हैं जो कि काफी लोकल एरियाज पे परफॉर्म होते हैं और उनके बारे में ज्यादा नहीं पता है, लेकिन वो अपने जो रूट्स हैं वो पुराने टाइम के ट्रेडिशन से रिलेट करते हैं। तो इसीलिए ये जो फोल्कलोर है ये काफी क्लोज है हमारे ट्रेडिशनल कल्चर से, और यही रीजन था यहाँ पे जो बार्ड्स है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अब हुआ क्या, जैसे जैसे यहाँ पे यूरोपियन पावर्स आती गई और अपने साथ यहाँ पे वेस्टर्नाइजेशन को लाती गई, तो ये जो ट्रेडिशनल कल्चर था जो कि काफी एक टाइम पे पॉपुलर था वो करप्ट होना स्टार्ट हो गया, डैमेज होना स्टार्ट हो गया। तो इसको यहाँ पे दोबारा से रिवाइव करने के लिए सारी चीजें फोल्कलोर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ये सब करने का ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम अपनी नेशनल आइडेंटिटी को डिस्कवर कर पाएँ, वो आइडेंटिटी जो ब्रिटिशर्स के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा डैमेज्ड हो गई थी, और कहीं न कहीं हमारी जो अपनी आइडेंटिटी को हम पहचान के, अपनी आइडेंटिटी को समझ के हम प्राइड को यहाँ पे फ़ील कर पाएँ, रिस्टोर कर पाएँ अपने सेंस ऑफ प्राइड में। जो ब्रिटिशर्स हमको बोल रहे थे कि वी आर द बारबेरियंस, और हमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो हमको प्राइड यहाँ पे शोकेस करे। लेकिन इस फोल्कलोर के थ्रू हमको पता होना चाहिए था कि हमारा पुराना ही ट्रेडिशन ऐसा है, वो ज़्यादा ग्लोरीफाइड है काफ़ी ज़्यादा, और ब्रिटिशर्स के आने के बाद वो चीज़ करप्ट हुई है। एग्जाम्पल बंगाल की बात करेंगे तो यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है बलाड्स को कलेक्ट करने के लिए, नर्सरी राइम्स, मिथ्स,
एंड ऑल्सो लेड द मूवमेंट फॉर द फोल्क रिवाइवल, जो कि ट्रेडिशनल और लोकल कल्चर और ओरिजिनल कल्चर है जो ब्रिटिशर्स के आने के बाद से काफ़ी करप्ट हो गया था। इन मद्रास में नतेशा शास्त्री, इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि इन्होंने 4 वॉल्यूम तमिल फोल्कलोर, वो जो ओरिजिनल ट्रेडिशन है साउथ का, द फोल्कलोर ऑफ द सदर्न इंडिया, ही बिलीव दैट द फोल्कलोर वाज द नेशनल लिटरेचर, क्योंकि वो काफ़ी ट्रेडिशनल लिटरेचर है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। एंड इट वाज द मोस्ट ट्रस्ट फॉर द मैनिफेस्टेशन ऑफ द पीपल्स रियल थॉट एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स, जो सेंचुरीज से यहाँ पे लोग अपने साथ लेके आ रहे हो, कोई भी उसमें यहाँ पे कोई भी बाहर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब आइकन्स को भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है नेशनलिज्म में, क्योंकि आइकन्स और सिंबल्स को यूज करके सर नेशनलिज्म को यहाँ पे क्या किया जाता है, पोर्ट्रे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम फ्लैग की बात करेंगे तो इन यूनिफाइंग पीपल ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नेशनलिज्म को इन्फ्यूज करता है। सो स्वदेशी मूवमेंट से अगर हम फ्लैग की बात करेंगे यहाँ पे बंगाल में, तो एक ट्राई कलर फ्लैग जो रेड ग्रीन और येलो कलर में यहाँ पे काफी ज्यादा शोकेस किया गया था। सर यहाँ पे 8 लोटसेस हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे 8 प्रोविंसेस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, और इसमें क्रीसेंट मून भी था जो कि हिंदू और मुस्लिम्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए डिफरेंशिएट कि आपका दूसरे जो फ्लैग्स हैं वो कैसे डिफरेंशिएट हैं। तो स्वदेशी मूवमेंट वाला जो फ्लैग था उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है कि एक ट्राई कलर का फ्लैग है, रेड ग्रीन येलो कलर से, उसमें 8 लोटसेस हैं और 8 लोटसेस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो 8 प्रोविंसेस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और साथ ही साथ एक क्रीसेंट मून भी है जो हिंदू और मुस्लिम्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज जो मून है वो यहाँ पे मुस्लिम से काफी ज्यादा रिलेट करते हैं उनके कल्चर से। नेक्स्ट यहाँ पे न्यू फ्लैग आता है, वो गांधी जी के स्वराज फ्लैग आता है 1921 के टाइम पे। ये जो स्वदेशी मूवमेंट की बात कर रहे हैं 1906 की हम बात कर रहे हैं। अब 1921 में सर एक अगेन ट्राई कलर फ्लैग आता है यहाँ पे, और इस टाइम कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, रेड ग्रीन एंड दी व्हाइट हो जाता है, और उसमें बीच में स्पिनिंग व्हील भी होता है, जो कि गांधी जी के जो आइडियल थे यहाँ पे सेल्फ हेल्प, दैट मीन्स अपना काम खुद करना चाहिए, जो चरखा वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको रिप्रेजेंट करता है। और सिंपली सिंबल ऑफ डिफाइंस कि अगर आपके पास ये फ्लैग है तो आप ब्रिटिश अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हो, अगर आप अपने फ्लैग को कैरी कर रहे हो या फिर उसको यहाँ पे होल्ड कर रहे हो ड्यूरिंग दी मार्चेस, तो एक सिंबल हो गया प्रोटेस्ट का। नेक्स्ट इज री इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री एंड नेशनलिज्म। अब हम हिस्ट्री को री इंटरप्रेट करते हैं कि हम अपने जो हिस्ट्री है उसको पढ़ के अपने आप को प्राउड कर पाए, हम अपने कल्चर को यहाँ पे शोकेस कर पाए कि हमारा कल्चर भी सुप्रीम था। लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं थी बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। अभी तक क्या हो रहा था कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके व्यू पॉइंट से हमारी जो हिस्ट्री थी, हमारा जो यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रेडिशन था, वो काफी ज्यादा बैकवर्ड था और प्रिमिटिव था, बहुत ही आउटडेटेड था। और यही रीजन था कि ब्रिटिशर्स हमको बोल रहे थे कि यू आर द बारबेरियंस, यू आर नॉट कैपेबल इनफ टू गवर्न योर सेल्फ। और यही रीजन है कि आपको हमें चाहिए, दैट मीन्स ब्रिटिशर्स चाहिए, एक सुपीरियर अथॉरिटी चाहिए, एक इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी चाहिए जो आपको गवर्न कर पाए। दैट मीन्स उनकी जो एक थ्योरी थी व्हाइट मैंस बर्डन थ्योरी, कि भैया जो व्हाइट पर्सन है उनके कंधे पे इतना ज्यादा बोझ है कि हम जैसे बारबेरियंस को वो सिविलाइज करेंगे, दे आर हेयर टू सिविलाइज अस। सो इंडियंस काफी बैकवर्ड प्रिमिटिव हैं और वो सिंपली अपने आप को गवर्न नहीं कर सकते। ड्यू टू विच बच्चे अब इस थ्योरी को गलत साबित करने के लिए इंडिया का रिस्पॉन्स ये आया कि हमने री इंटरप्रेट किया हिस्ट्री का, ताकि हम डिस्कवर कर पाए इंडिया की ग्रेट अचीवमेंट्स जो पास्ट में ऑलरेडी हो चुकी थी। जब हमने ऐसा किया तो हमको ये देखने को मिला कि हमारा जो पास्ट है बहुत ही ग्लोरियस डेवलपमेंट हो चुके थे एंशियंट टाइम से, चाहे वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो, चाहे यहाँ पे कोई भी टेम्पल हो, बृहदेश्वरा टेम्पल हो, वेरियस अदर टेम्पल्स हो जो काफ़ी ज़्यादा मैग्निफिशियंट है और आज के टाइम पे नहीं देखने को मिलते हैं। साइंस मैथमेटिक्स में हमारा इंडियंस का कंट्रीब्यूशन, रिलीजन कल्चर में, लॉ एंड फिलॉसफी में, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड में, तो ये बहुत ही ज़्यादा था। तो ब्रिटिशर्स जो हमको पोर्ट्रे कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप की सुपीरियोरिटी को एक्सर्ट करने के लिए हमको यहाँ पे पोर्ट्रे कर रहे थे। तो ये जो ग्लोरियस टाइम था उसके बाद हमको डिक्लाइन देखने को मिला है, और जब इंडिया कॉलोनाइज्ड हुआ है, क्योंकि उस टाइम जो एक्सपोर्ट था वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था इंडिया का ब्रिटिशर्स के आने के बाद। तो ये जो कंट्रीब्यूशन था काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री को री इंटरप्रेट करने के बाद, कि कहीं ना कहीं इंडियंस में एक प्राइड फील हुआ कि हमारी जो अचीवमेंट्स थी वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारी अचीवमेंट्स और जो हमारा एक लेवल था इकोनॉमिकली वो भी काफ़ी लोअर डाउन हो गया, थैंक्स टू दी colonization and the exploitation made by the British government। सो यही रीजन था, अब हमने स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया था कि अभी तक जो हमारी जो मिजरेबल कंडीशन है ब्रिटिशर्स के अंडर में, हमारा जो पास था बहुत ही ग्लोरीफाइड था, अब हमको अपनी कंडीशन को सुधार करने के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो ये री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री और नेशनलिज्म में आप यहाँ पे इसको बताएंगे। प्रॉब्लम क्या थी कि सर कभी भी कोई चीज़ एक्सट्रीम हो जाती है तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। अभी तक तो हमारा ज़ीरो था क्योंकि ब्रिटिशर्स ही हमको बता रहे थे कि आपको क्या करना है, नहीं करना। वी आर दी बारबेरियंस और हम आपको सिविलाइज़ करेंगे, तो हमने मान लिया था हाँ ठीक है आप हमारे माई-बाप हो।
अब क्या है, हमने हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट कर दिया, तो भैया वो लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्साइटेड हो गए। तो ऐसे में प्रॉब्लम क्या आई, सर जब पास्ट को ग्लोरीफाइड किया गया तो यहाँ पे ये जो हिंदू पास्ट निकल के आया, दैट मीन्स कि हिंदू मेजॉरिटी वाला, और सिंपली ये देखने लगे कि यहाँ पे जो इंडिया है सर वो एक हिंदू आइकोनोग्राफी के तौर पे देखने लगे कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू कल्चर ही डोमिनेटेड था। इसकी वजह से जो अदर कम्युनिटीज़ थी उनको लगा कि सर अगर ऐसा हुआ तो हम एलिनेट हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे और हमारी कोई भी बात नहीं सुनेगा, और यही कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिवीजन का, दैट इज पार्टीशन का, जो इंडिया और पाकिस्तान में देखने को मिलता है। एनीवे आपको पता है, बेटर आप उसको माइंड को यूज कर सकते हो कि कितनी रियलिटी है कितनी नहीं है। अब लास्ट में एक बॉक्स में ये दे रखा है नेक्स्ट टॉपिक जो क्विट इंडिया मूवमेंट, और 110% आप नेग्लेक्ट करते हो इस टॉपिक को, लेकिन ये 5 मार्कर्स का एक क्वेश्चन बन सकता है, काफी पोटेंशियल क्वेश्चन है, तो जरा देख लेते हैं। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो लास्ट मूवमेंट था जिसके बाद से यहाँ पे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया था 1942 में, ये स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ जरा बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो क्रिप्स मिशन आया और क्रिप्स मिशन फेल हो गया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो यहाँ पे एफर्ट्स थे वो भी सब फेल्ड हो गए यहाँ पे, तो काफी ज्यादा इंडिया में डिसकंटेंट था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। ऐसे में गांधी जी यहाँ पे लोगों की होप को यहाँ पे फुलफिल करते हुए एक मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं, और फाइनली ये मूवमेंट जो था सर वो ये था कि ब्रिटिशर्स को यहाँ पे बिल्कुल ही हटाना है और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट है। और ऐसे में वो एक क्विट इंडिया रेजोल्यूशन लेते हैं, जहाँ पे कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी वो वार्धा में मिलती है 14 जुलाई 1942। अब ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है तो आपको पता होना चाहिए, और वहां पे वो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को यहाँ पे बोलते हैं, और ये डिमांड करते हैं कि ब्रिटिशर्स को इमीडिएट ट्रांसफर कर देनी चाहिए पावर्स की और टू इंडियंस। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके लिए काफी ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक कंडीशन आ जाएगी, बिकॉज गांधी जी खुद इस टाइम पे मिलिटेंट मूड में आ गए थे, और गांधी जी ने खुद बोला था कि अगर आप वायलेंस यूज करोगे तो हो सकता है कि इंडियंस भी वायलेंस का जवाब वायलेंस से ही दें, और यही रीजन था इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लोगन दिया था, डू और डाई स्पीच। तो अभी हम देखने वाले हैं, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जो रेजोल्यूशन हुआ, ये सिंपली इंडियन कांग्रेस कमेटी बॉम्बे में 8 अगस्त 1942 को यहाँ पे एंडोर्स्ड हुआ ये रेजोल्यूशन, और इसमें बोला गया कि हम एक नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को ये पोर्ट्रे कर दिया था कि अगर आप वायलेंस का यूज करेंगे तो मैं गारंटी नहीं लेता हूँ कि यहाँ पे इंडियंस भी वायलेंस नहीं करेंगे, तो इसलिए जरा बच के और यहाँ पे कायदे में रह के जरा आप यहाँ पे निकल जाएंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। तो डू और डाई स्पीच भी देते हैं गांधी जी यहाँ पे फेमस, कि या तो करो या फिर मरो। तो इस वजह से ये जो मूवमेंट है काफी और इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्टली पूछ ले जाता है कि गांधी जी ने किस में डू और डाई की स्पीच दी थी। इस मूवमेंट का इम्पैक्ट और स्प्रेड क्या है, जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो पूरा का पूरा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पैरालाइज्ड हो गया, मीन्स कोई भी यहाँ पे काम नहीं हो रहा था। सभी लोग यहाँ पे हड़ताल, डेमोन्स्ट्रेशन, पोजेशंस, नेशनल सॉन्ग को सिंग करना हो गया, स्लोगन्स को रेस करना हो गया अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये सब एक्टिविटीज में कर रहे थे। अब ये जो गांधी जी स्टार्टिंग से ही चाह रहे थे कि ये जो एक स्मॉल मूवमेंट है उसको मैं मास स्केल मूवमेंट, लार्ज स्केल मूवमेंट में कन्वर्ट करूं, वो फाइनली क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे होता है। थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल्स इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूडिंग द स्टूडेंट्स, वर्कर्स, पीजेंट्स, इंपॉर्टेंट लीडर्स लाइक जयप्रकाश नारायणा, अरुणा अशरफ अली, राम मनोहर लोहिया, ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी काफी इमेंस हो जाती है, और लोग जो इनके फॉलोअर्स हैं वो भी इसको लार्ज स्केल सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये एक लार्ज स्केल मास मूवमेंट बन जाता है, पैन इंडिया मूवमेंट बन जाता है, जो पूरे के पूरे इंडिया में एक साथ चल रहा था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। और इसमें एक और सिग्निफिकेंट चीज है विमेंस का पार्टिसिपेशन। विमेंस का पार्टिसिपेशन लार्ज स्केल में होता है, कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, दैट इज मतंगिनी हजरा इन बंगाल, कनाकता बरोला इन आसाम एंड रामा देवी इन दी ओडिशा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विमेंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो प्लीज आपको ये पता होना चाहिए कि मतंगिनी हजरा इन बंगाल में, कनाकता बरुआ इन आसाम में और रामा देवी ओडिशा में, ये विमेंस किससे रिलेट करती हैं। अगर ये नेम्स आ जाते हैं तो आपको पता है कि विमेंस ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट में। अब क्या होगा, जब इतना आप यूज करोगे तो ब्रिटिश भी तो रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। सिंपली वो सप्रेस करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे बचे, डिस्पाइट दिस इट टुक ओवर अ ईयर टू कंप्लीटली सप्रेस द मूवमेंट, और उसके पास उनको कंप्लीटली पता चल गया था कि अब ब्रिटिशर्स का दाना पानी यहाँ पे नहीं है, और फाइनली हमको इंडिपेंडेंस मिल जाती है 1947 में। सो विद दिस वी एबल टू कंप्लीट दिस चैप्टर। जो भी इमेजेस बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो हम एक बाद में एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे। So I hope you like this video. Please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day and stay safe and keep studying.